नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आरबीआई के बारे में और आरबीआई किस तरह से मौद्रिक नीति तैयार करती है और क्या क्या दर होती हैं वो मैं बताऊँगा दोस्तों। और किस तरह मार्केट में या अर्थव्यवस्था में अनियंत्रित मुद्रा है उसको किस तरह से नियंत्रित किया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और महंगाई तो अभी चर्चा का विषय ही है, आप जानते ही हैं। महंगाई पूरा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में छाई हुई है। हर देश महंगाई से भुगत रहा है, तो हमारा इंडिया भी इस चीज़ से अछूता तो नहीं रह गया। तो सभी जानते हैं कि अभी महंगाई बहुत हाई पर है। तो अभी आरबीआई का रिपोर्ट भी आया है कि डब्ल्यूपीआई जैसे गोल्ड प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, जिस पर अभी उसकी परसेंट है 15 पॉइंट समथिंग है, तो बहुत ऊंची दर है महंगाई की। तो ये सभी देशों में लगभग महंगाई है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उस महंगाई का कारण है अनियंत्रित मुद्रा भी है एक प्रकार से। तो इस अनियंत्रित मुद्रा को ही आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति के जरिए संतुलन बनाए रखता है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो महंगाई तो जान रहे हैं, अब वो कारण क्या है तो वो भी जानते हैं आप। कोरोना तो मुख्य कारण था ही, और अभी वर्तमान में यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है, तो उसके वजह से भी हमारे यहाँ महंगाई, सभी देशों में महंगाई ज़्यादा इफेक्ट कर गया, यही रीज़न है। और भी आजकल तो बच्चे जानने लग गए हैं। सब्जी लेने जाओ तो मार्केट वाले बोलते हैं का करबे फलाना फलाना घर फलाना यहाँ युद्ध होतेगा तो महंगाई बढ़ गई, पता नहीं वो मूली यूक्रेन लात हुई, ऐसे वाला बात है। तो चलो दोस्तों ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, बड़ा गजब बोलते हैं। मार्केट में जाओगे तो चलो हम उसी को देखेंगे क्या है महंगाई पर दर, ठीक है। तो उससे पहले हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के मैंने बैंकिंग के इतिहास के बारे में बताया था, तो उस पर भी हम आरबीआई से विषय में चर्चा किए थे। तो आज भी मैं आपको आरबीआई के बारे में स्पेशली बताता हूँ, उनके कार्य देखेंगे, उनकी मौद्रिक नीतियाँ देखेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे दोस्तों। चलिए हम देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में है। अधिनियम बनाया गया था 1934 में, याद रखिएगा। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर इसके स्वतंत्र भारत में तो सी.डी. देशमुख थे, और वर्तमान में है शशिकांत दास, याद रखिएगा। ये पेपर के पॉइंट से तो इम्पोर्टेंट है ही, और जनरली भी आपको याद रखिएगा कि हमारा बैंकों का बाप का मेन गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास, ठीक है। फिर कार्य में हम देखेंगे दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब देखते हैं कार्यों पर। तो कार्यों में फोकस करते हैं, तो सबसे शुरू आरबीआई क्या कार्य करता है, तो वो सरकारों का जो भी सरकार है उनके बैंकों के रूप में भी कार्य करता है आरबीआई, और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है यह आरबीआई। और इस तरह से नोटों का निर्गमन भी करता है, साख का नियंत्रण भी करता है, ये हम सब देखेंगे। तो नोटों का निर्गमन, उससे पूर्व हम चलते हैं कि आरबीआई द्वारा कई लोगों के मन में ये रहती है ना कि क्यों महंगाई इतनी है, तो अत्यधिक से अत्यधिक क्यों हम नोट की छपाई क्यों नहीं कर लेते। तो ये भी एक विषय है दोस्तों, पर इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अत्यधिक नोटों की छपाई इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि मैंने बताया था, शुरू में ही बताया, अनियंत्रित मुद्रा को ही नियंत्रित करना। तो वो कैसे ही वो अत्यधिक मुद्रा की छपाई कर दे। अत्यधिक मुद्रा की छपाई अर्थात महंगाई पर और भी आग देना। कहने का मतलब मैंने बताया था, मैंने और भी पिछले वीडियो में एक बताया था उदाहरण, तो आज भी देख लेते हैं। एक ऑरेंज है, लेने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। किसी के पास 10 रुपए, किसी के पास 20, किसी के पास 30, किसी के पास 40, किसी के पास 50। तो ये हैं दोस्तों 5 लोग, और एक व्यापारी है जिसके पास एक ऑरेंज है। अब जो भी व्यक्ति आएंगे, पहले 10 वाला आया, 20 वाला है, 40, सब एक साथ पहुंचे। अब 50 वाला बोलेगा मैं 50 रुपए दूंगा, मुझे एक ऑरेंज चाहिए। अब एक ही ऑरेंज है, तो वो क्या करेगा, एक ऑरेंज किसको देगा? ऑब्वियसली सी बात है, वो 50 रुपए वाले को देगा। तो यही चीज है कि यहाँ पर क्या हुआ, मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई, और वस्तु क्या हो गई, ऑरेंज की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो अत्यधिक अगर मुद्रा की छपाई कर दे तो महंगाई पर और प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से अत्यधिक मुद्रा की छपाई नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो एक उदाहरण आपको मैंने समझाया। अब हम चलते हैं कि मुद्रा की छपाई किस नीति के तहत किया जाता है, और
किस किस प्रक्रिया से गुजरना होता है, ये हम देखेंगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम आरबीआई द्वारा नोटों के निर्गमन में ही समझते हैं। तो आरबीआई के द्वारा हमने देखा था दोस्तों कि नोटों का निर्गमन किस पद्धति के तहत किया जाता है आरबीआई के द्वारा, या मुद्रा की छपाई किस नीति के तहत किया जाता है, ये भी देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नोटों का निर्गमन। तो सबसे ये 200 करोड़ किस विधि के तहत संचित किया जाता है, किस प्रणाली के तहत, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसको बोलते हैं MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, याद रखेगा दोस्तों। और इसी को हिंदी में बोला जाता है न्यूनतम निधि प्रणाली के तहत 200 करोड़ की पूंजी को संचित किया जाता है, मुद्रा को संचित किया जाता है। और किस प्रकार से किया जाता है, तो 115 करोड़ इसमें स्वर्ण के रूप में किया जाता है दोस्तों, याद रखेगा। और इसमें 85 करोड़ विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाता है। तो ये कुल मिलाकर 200 करोड़ आरबीआई के द्वारा रखा जाता है। और उस स्थिति के बाद आरबीआई को लगता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी राशि या कितनी मुद्रा का संचालन करना है, उसके अकॉर्डिंग वह छपाई करती है, याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो और उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं कि आरबीआई द्वारा तो सभी नोटों की छपाई की जाती है, परंतु 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय के द्वारा ही छपाई की जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं और बता देता हूँ कि नोट से ही संबंधित जब जानकारी बता रहा हूँ तो आप लोगों को कि 17 भाषा में, एक नोट में ही 17 भाषा में लिखा रहता है, जो मूल्य रहते हैं वही मूल्य की 17 भाषाओं में छपाई की जाती है। तो एक हिंदी और एक इंग्लिश तो रहता ही है, और 15 भाषा अन्य रहती है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये नोटों की निर्गमन में मैंने बताया दोस्तों। अब मुद्रा का संचालन जो करती है आरबीआई, वो 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3, M4। अब ये मैं बताता दोस्तों, परंतु ये लंबा चला जाएगा वीडियो, इस वजह से आपको देखना है, मैंने हिंट दिया, और ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर के वी ऑफ पॉइंट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि साख का नियंत्रण यही देखेंगे दोस्तों, साख का नियंत्रण। और यही साख के नियंत्रण में ही किसके तहत किया जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के तहत ही साख का नियंत्रण किया जाएगा। तो यही देखते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा आता है साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण देखते हैं दोस्तों। साख के नियंत्रण में हम देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मुद्रा का नियंत्रण भी करते हैं साख का नियंत्रण। तो एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। तो मात्रात्मक दोस्तों की मात्रात्मक में ये होता है परिवर्तन कि जब उसमें आरबीआई को लगता है पूरे देश में इकोनॉमी को संचालित करना है, या मुद्रा का संचालन पूरे देश में प्रभाव डाले, ऐसा कुछ बदलाव, ऐसा नैतिक दबाव जो सरकार के माध्यम से आरबीआई को कहा जाता है, तो वो उस पर जो प्रभाव डालते हैं वो होता है मात्रात्मक। अब गुणात्मक होता है दोस्तों, इसी में ही जो बहुत सारी दरें हैं, RR है, RRR है, CRR है, SLR है, MSF है, हम उसको बताएंगे। तो ये गुणात्मक प्रभाव में आता है। गुणात्मक प्रभाव कहने का मतलब सार्वजनिक बैंक को ऊपर इफेक्ट करता है, और सार्वजनिक बैंक पूरे इकोनॉमिक को इफेक्ट करवाता है। तो ये देखेंगे ऋण कैसे मुहैया कराते हैं। तो हम चलते हैं इसी पर ही। तो साख का नियंत्रण मैंने बताया था, एक होता है मात्रात्मक होता है दोस्तों, दूसरा होता है गुणात्मक। हम देखेंगे मतलब गुणात्मक में, ठीक है। तो मात्रात्मक में मैं केवल बताया कि नैतिक और दबाव समूह ये सब कार्य करते हैं और पूरे भारत पे इफेक्ट करता है। अब गुणात्मक में हम देखेंगे कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो 2, एक होता है इसी में ही, एक तरलता पर डिपेंड करता है और एक साख को नियंत्रित करता है, साख को नियंत्रित। ठीक है, इस पर देखते हैं दोस्तों। तो साख का नियंत्रित किस किस पॉइंट के तहत किया जाता है उसको देखेंगे दोस्तों। पहला तरलता देख लेते हैं, पहला तरलता देख लेते हैं। तो तरलता में देखिएगा पहले CRR इंग्लिश में बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो,
हिंदी में बोला जाता है नगद आरक्षित अनुपात। केस रिजर्व रेशो, हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और इसका अर्थ है, इसके मायने क्या है, इस पर अगर आरबीआई द्वारा दर बढ़ा दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, और इस पर दर कम कर दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं दोस्तों। तो CRR वर्तमान में कितने प्रतिशत है, तो 4%, सॉरी 4% है, 4%, याद रखिएगा 4%। ठीक है, तो 4%। केस रिजर्व रेशो आरबीआई में या बैंकों में, सॉरी आरबीआई तो अलग है, केस रिजर्व रेशो सार्वजनिक बैंकों में जो भी मांग जमा है, सावधि जमा है, उसकी कुल मुद्रा के 4%, कुल मुद्रा के 4% तक आरबीआई में जमा करना होता है। ये होता है नगद आरक्षित अनुपात। इसके अगर कमी से अगर इस दर में कम कर दिया जाता है तो सार्वजनिक बैंकों के पास अधिक मुद्रा होगी। अगर इसी में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा, यानी हाइक कर दिया जाएगा, तो इस पर मुद्रा सार्वजनिक बैंकों के पास कम रहेगी। तो इसी वजह से केस रिजर्व रेशो में अगर उसकी दरों में परिवर्तन करेगी आरबीआई के द्वारा, या मॉनेटरी पॉलिसी जिसका कमेटी होती है, मौद्रिक नीति समिति, तो उनके द्वारा अगर इस पर उतार चढ़ाव किया जाएगा तो ये मार्केट पे भी इफेक्ट करेगा। अर्थात सार्वजनिक बैंक के पास जितनी पूंजी होगी वो उतनी ही ऋण मुहैया कराएगी जनता को, और जितनी कम पूंजी रहेगी उतने ही संकुचित होगी और उतना ही इंटरेस्ट बढ़ा के दिया जाएगा ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो इस तरह से ये होता है CRR में प्रभावित, जो मुद्रा में प्रभाव डालता है, मुद्रा के अनियंत्रित मुद्रा पे प्रभाव डालता है। ये इंपॉर्टेंट है CRR। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इस पर, SLR देखते हैं। इसमें इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और हिंदी में बोला जाता है हिंदी में इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। तो याद रखिएगा लिक्विडिटी रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और हिंदी में बोला जाता है सांविधिक तरलता अनुपात बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें अभी वर्तमान में कितना प्रतिशत है, तो 18%, याद रखिएगा 18% है। अब ये इस पर क्या प्रभाव पड़ता है मार्केट में या बैंकों में क्या प्रभाव पड़ता है, हम उस पर फोकस करेंगे। तो SLR सार्वजनिक बैंकों में दैनिक लेन देन जो होती है दोस्तों, मांग जमा या विदेशी प्रतिभूति, जितने भी जमा पूंजी हैं, ठीक है, सावधि जमा, उसकी 18% कहाँ जमा करना होता है दोस्तों, आरबीआई के पास जमा करना होता है, सार्वजनिक बैंकों को। इस पर भी उतार चढ़ाव होने से सेम इफेक्ट पड़ेगा। आप समझ सकते हैं, अगर जितनी सार्वजनिक बैंकों के पास मुद्रा अर्जित रहेगी या जितना मुर्जा अपने हाथ में रखेंगे उतने ही कम दरों पर ब्याज दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम दरों पर ब्याज दिया जाएगा तो क्या करेंगे जनता, अधिक से अधिक लोन लेंगे। लोन लेने से क्या होगी, मार्केट में मुद्रा आएगी, मुद्रा आने से ऑटोमेटिक महंगाई पर इफेक्ट करेगा, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें इस पर इफेक्ट करती है। तो ये CRR SLR जो किस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, तरलता, मुद्रा के तरलता पर इफेक्ट करता है, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं साख के नियंत्रण। साख के नियंत्रण में हम देखते हैं तो इस पर भी कुछ पॉइंट हैं, उस पर देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए साख के नियंत्रण में पहला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, डबल आर होता है रेपो रेट। रेपो रेट, और एक पॉइंट और लिख लेते हैं ट्रिपल आर। ये पिक्चर नहीं है दोस्तों, अभी जो आया था बहुत कमाई करके गई है, अब ये भी कमाई करवाती है, किसको, सार्वजनिक बैंकों को कराती है, पर ये पिक्चर नहीं है, ये ट्रिपल आर है, याद रखिएगा। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है दोस्तों। दोनों को साथ में बताता हूं ताकि आपको समझ आ सके। तो रेपो रेट क्या होती है, और साख को मैंने क्या बताया, साख को नियंत्रित करती है। साख अर्थात ऋण को मुहैया कराती है, ऋण को
रेपो यानी नियंत्रित करती है। रेपो रेट अभी हाल ही में मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई के द्वारा एक सप्ताह पूर्व इसकी दरों में बदलाव किया गया। इसकी दरों में बदलाव अर्थात जो 4% था वो कितना हो गया, 4.40 हो गया, यानी अर्थात 0.40% की वृद्धि की गई। अब क्यों की गई और क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में, ये ऑटोमेटिक आप दो जो दरें हमने देखा CRR SLR, उससे आप ये भी समझ जाएंगे। रिवर्स रेपो रेट का अर्थात क्या होता है कि आरबीआई द्वारा सार्वजनिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण मुहैया कराती है। याद रखिएगा, ये मैंने क्या बोला, अल्पकाल के लिए ऋण मुहैया कराती है। किसको, सार्वजनिक बैंकों को, याद रखिएगा। तो भी ये 4% था, अब किस पर मुहैया कराया, किस प्रतिशत पर, तो 4.40% पर, अर्थात इस पर इंटरेस्ट बढ़ चुका। तो सार्वजनिक बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के द्वारा हमें ही इतना महंगा में मिल रहा है तो हम जनता को क्या करेंगे, और महंगे पे देंगे। तो अभी देखिएगा, अभी सभी लोन पर, मतलब हाउसिंग रेट या कार लोन पर या फिर एजुकेशन में तो ऐसी ही हाइक है, बट बाकी सभी इंटरेस्ट में अभी वृद्धि कर दी गई है अभी। और इंटरेस्ट में तो वृद्धि कर दी गई है, परंतु जो सेविंग है, फिक्स डिपॉजिट है, उस पर ब्याज दर बढ़ जाएगा। अर्थात आपको फायदा, स्थायी पे आपको फायदा होगा, परंतु अल्पकाल के लिए जो प्रभाव डालेगा वो इस पर आपको जो मार्केट में है लोन मिलेगा वो महंगा हो जाएगा। तो इसी तरह से आरबीआई के द्वारा बिना समिति, मतलब तुरंत एक्शन लिया गया कि इस पर 0.40% का हाइक किया गया, इसी वजह से किया गया। फिर से एक बार मैं बता देता हूं दोस्तों कि आरबीआई में सार्वजनिक बैंकों के द्वारा अल्पकाल के लिए ऋण लेना ही किस दर पर किया जाता है, तो रेपो रेट के तहत। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रिपल आर जस्ट अपोजिट ही है, परंतु इस पर भी वही एक्शन होगा जो इस पर हो रहा है, इसके बढ़ने से हो रहा है। अर्थात रिवर्स रेपो रेट कहने का मतलब हिंदी में बोलेंगे इसको रिवर्स, मतलब रिटर्न हो रहा है। रिवर्स है मतलब रिटर्न हो रहा है। कहने का मतलब जस्ट सार्वजनिक बैंकों द्वारा अपनी अतिरिक्त पूंजी को आरबीआई में जमा करना, और आरबीआई के द्वारा जो दर उनको ब्याज दिया जाता है, मतलब उनकी पूंजी हमारे पास जमा है तो हम उनको ब्याज देंगे। तो इस पर अभी वर्तमान में कितना है ब्याज, तो 3.35 ये है इंटरेस्ट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब इस पर भी अगर बढ़ोतरी कर दी जाएगी तो सार्वजनिक बैंक को लालच आ जाएगा कि हमें आरबीआई के द्वारा ज़्यादा ब्याज मिलेगी, तो हम अतिरिक्त पूंजी है तो हम कहाँ जमा करें, आरबीआई के पास। तो इस पर भी अभी उतार चढ़ाव कर सकती है, आने वाली मौद्रिक नीति समिति में कर सकते हैं, और तिमाही जो गणना होती है, जो इन पर विचार विमर्श किया जाता है, उस पर ये बढ़ सकती है दोस्तों। तो अभी महंगाई ऐसी ही हाई पर है, तो ये सब पर इफेक्ट हो सकता है। अभी वर्तमान में आप पेपर पढ़ेंगे या नए करंट देखेंगे तो इस पर हम और मैं अपडेट करते रहूँगा दोस्तों, तो हाँ लाइव बने रहिएगा, तो इस पर मैं बताऊंगा दोस्तों आगे। तो ये चीज़ है जस्ट अपोजिट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट दोनों एक ही कार्य करते हैं, परंतु एक दूसरे के संपूरक हैं, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट, बैंक रेट, बैंक दर देखेंगे। बैंक दर वर्तमान में 4.25% है। बैंक रेट वर्तमान में 4.25% है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पर इस पर क्या इफेक्ट है, तो यही सेम आरआर जो देखे वो क्या बोला था मैंने, अल्पकाल के लिए, और दीर्घकाल के लिए जो आरबीआई द्वारा जो सार्वजनिक बैंकों को ऋण मुहैया कराती है वह दीर्घकाल के लिए कराती है, और किस दर पर, तो बैंक रेट पर किया जाता है। ठीक है, इस पर भी उतार चढ़ाव होगा तो सेम इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये कम % कर दिया जाएगा बैंक रेट को, तो सार्वजनिक बैंकों द्वारा क्या किया जाएगा, आरबीआई से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा, और कम किया और ज़्यादा कर दिया जाएगा तो सार्वजनिक बैंक कम दर पे यानी कम लोन लेंगे, किससे, आरबीआई से। तो ये इफेक्ट करेगा, सेम इफेक्ट है इस पर। अब चौथा हम पॉइंट देखते हैं, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फंड्स फाइनेंशियल। ठीक है, इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एमएसएफ, तो एमएसएफ भी सेम % है, 4.25। एमएसएफ में लोन कैसे लेते हैं ये देखेंगे दोस्तों। तो एमएसएफ में
एस एल आर इससे इफेक्ट पड़ता है। एस जितने भी सार्वजनिक बैंक है उसके एस एल आर कहाँ जमा रहते हैं, आरबीआई के पास। अब इसी एस एल आर के एवज में एमएसएफ के थ्रू अधिकतम कितना, मतलब अधिकतम कितना प्रतिशत लिया जा सकता है, तो अल्पकाल के लिए 2% पूरी पूंजी की, यानी एस एल आर की जो जितना मुद्रा एस एल आर में जमा है किसके पास, आरबीआई के पास, उसके 2% तक लोन लिया जा सकता है एमएसएफ के द्वारा। याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एमएसएफ ये हो गया दोस्तों। तो हमने देखा तरलता, पहले देखा सीआरआर, एसएलआर देखा, फिर हमने साख को नियंत्रित किस दरों पर किया जाता है, तो डबल आर, ट्रिपल आर, बी आर, एमएसएफ, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। अभी वर्तमान की दरें हैं, तो ये जो मैंने बताया, जो वर्तमान की दरें, सीआरआर है 4%, एसएलआर है 3%, डबल आर है 4.40%, ट्रिपल आर है 3.35%, बी आर है 4.25%, एमएसएफ है 4.25%। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, तो ये याद रखिएगा। और ये वर्तमान में अभी बदल भी सकते हैं, यानी अधिकतर चांसेस है बढ़ने का, क्योंकि आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है और मुद्रा का भी यानी अनियंत्रित है, तो इस पर भी लगाम लगा सकती है इसी के द्वारा। हम देखते हैं राजकोषीय नीति। तो हमने आपको बताया था मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति का संचालन कौन करता है, तो आरबीआई करता है, इसको याद रखेगा। अब हम देखेंगे राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति किसके तहत संचालित होती है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखेंगे इसको भी। तो राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति में सरकार द्वारा क्या क्या अपनी तरफ से प्रयास करती है, हम उस पर देखते हैं दोस्तों। तो सबसे सर्वप्रथम वो राजकोषीय, देखिए आपको मैंने बताया मौद्रिक नीति क्यों लाई जाती है, क्योंकि तरलता कम करने के लिए, मुद्रा की तरलता कम करने के लिए, मुद्रा अनियंत्रित मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए। तो उसी तरह सरकार भी राजकोषीय नीति क्यों लाती है, तो इसी मुद्रा की ही, अनियंत्रित मुद्रा को अपने द्वारा प्रभाव डालती है और कम करती है। तो ये है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में भी क्या किया जाता है, कुछ पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, बाकी इस पर और भी विचार हम बाद में करेंगे, विचार विमर्श हम देखेंगे। पहले तो हम पॉइंट देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम राजकोषीय नीति में करारोपण में वृद्धि कर देती है, मतलब कि जनता पर कर थोप देती है, तो करारोपण में वृद्धि कर देती है, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक पैसा खुद केंद्र के पास जाए। पैसा जो अधिक है बिजनेसमैन के पास, उद्योगपति के पास, मध्यम वर्ग के पास तो उतना नहीं रहती, परंतु ये जो बड़े इफेक्ट करते हैं वो उसके द्वारा करारोपण वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है अब इसमें, दूसरा पॉइंट सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो इस पर भी इफेक्ट करता है, मतलब इसको भी कंट्रोल करती है सरकार द्वारा। आयात को प्रोत्साहन देती है, आयात जितना आयात करेंगे उतना मुद्रा जाएगी और सामान क्या आएगी, भारत आएगी। तो इस तरह से आयात को भी प्रोत्साहित करती है। जब मुद्रास्फीति आती है, तो अब यही मुद्रास्फीति है, अनियंत्रित मुद्रा ही। तो इस तरह से सरकार द्वारा जो प्रयास करती है वही राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। तो और भी कुछ है, जैसे कि इसी के अंतर्गत राजकोषीय नीति में ही ऋण में वृद्धि कर देती है, अर्थात ऋण के प्रतिशत में बढ़ोतरी कर देती है। तो ऑटोमेटिक क्या करते हैं, जनता द्वारा कम ऋण ले और जो मार्केट में है वो कम, मुद्रा का प्रसार कम हो। तो इस तरह से राजकोषीय नीति में भी उतार चढ़ाव किया जाता है, जो प्रभाव यानी अर्थव्यवस्था में पड़े। तो इस तरह से सरकार का प्रयास रहता है दोस्तों। तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति ये दोनों की कौन कौन संचालित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा, राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो इस तरह से हमने आज 2 टॉपिक देखा दोस्तों, और आरबीआई से संबंधित देखा। तो ये महंगाई से संबंधित भी था और आपको करंट से संबंधित था। तो इस तरह से ये मेरा 3rd वीडियो है, और आप इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी गलती है उस पर आप बताइए हमें, तो हम सुधार करें, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए मोर वीडियो में और देखत रहिए। करंट अभी लाद जाइ हाँ, नया करंट लाई हाँ दोस्तों। तो जय छत्तीसगढ़, जय भारत, जय हिंद।